वेलकम बैक टू धनंजय आईएएस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है डेली करंट अफेयर एनालिसिस की, जहां पे हम डेली के करंट अफेयर्स को एनालाइज करते हैं और डिस्कस करते हैं। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज और एनी वन डे एग्जामिनेशन, दिस सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो स्टार्ट करते हैं आज की पहले क्वेश्चन से। पीएम सूर्योदय योजना आपने सुना होगा, इसके बारे में सुना है तो बताइए क्या है ये पीएम सूर्योदय योजना। हाल ही में खबरों में रहने वाला पीएम सूर्योदय योजना किससे संबंधित है? अगर आपने नहीं सुना होगा तो 22 जनवरी को तो आप जानते होंगे ना। जी हाँ, उस दिन एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन था। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अयोध्या जी जाते हैं और वहाँ पे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। उसी दिन उन्होंने ये योजना अनाउंस की थी। तो अब बताइए क्या है ये। नाम से आपको लग रहा होगा कि हम यहाँ पे सूर्य नमस्कार करेंगे, है ना। सूर्य नमस्कार करना आपको यही लग रहा होगा, पर आप गलत हैं, ये नहीं है। अब बताइए क्या है ये। जी हाँ, ये इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर रूफटॉप है। इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ हाउस होल्ड में सोलर रूफटॉप इंस्टॉल किए जाएंगे। अभी हाल में ही एंटरिम बजट आई थी, उसमें भी इस बारे में कहा गया था। उसमें कहा गया था कि इस योजना के चलते 300 यूनिट की एनर्जी बच सकती है। ठीक है, तो सोलर रूफटॉप की स्थापना, सोलर ये अनाउंस किया था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 22 जनवरी को, और इसमें 1 करोड़ सोलर पैनल लगेंगे हाउस होल्ड्स वगैरह में। ठीक है, इसके अपने चैलेंजेस भी है। हर जो स्कीम आता है, हर योजना आता है, उसका वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट बीइंग अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट आपको ये जानना होगा कि उसमें लूप होल्स क्या है। ठीक है, तो हम अभी जानते हैं कि उसमें लूप होल्स क्या है, चैलेंजेस क्या है। एक तो नेट ग्रॉस मीटरिंग। नेट ग्रॉस मीटरिंग ये एक कॉन्सेप्ट आया था जिसमें कहा गया था कि अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं अपने घर में और एक्सेस ऑफ एनर्जी अगर आपको बच रही है तो आप उसको वापस से ग्रिड में इंपोर्ट कर सकते हैं, पर इसकी प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है। तो सबसे पहला लूप होल्स उसका ये हो गया। उसके बाद लोन इशू। सोलर लूप जो पैनल्स होते हैं वो थोड़े कॉस्टली आते हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा है बैंक से कि आप प्लीज़ इसके लिए लोन दें, पर जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है वो मतलब रिफ्रेन करती है बैंक वो लोन देने से। ठीक है, और प्राइवेट बैंक्स जो है वो लोन तो देती हैं, पर उसका इंटरेस्ट बहुत हाई रहता है। फिर ये ना बहुत हाई जीएसटी 12% के आसपास की इसकी जीएसटी रहती है। और चीप अल्टरनेटिव, अगर आप क्लास से रेगुलर जुड़ रहे होंगे तो आपको पता होगा चीप अल्टरनेटिव मतलब, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चाइना की। चाइना के सोलर पैनल मार्केट में भरे पड़े हैं जो काफ़ी चीपर है। तो अगर आप मार्केट में जाएंगे और आपको सोलर पैनल लेगा तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो गए चीपर अल्टरनेटिव से। तो ये कुछ चैलेंजेस थे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि जो इस बार का एंटरिम बजट आया था उसमें कहा गया था सोलर रूफटॉप स्कीम के बारे में। इसमें हाउस होल्ड को 300 यूनिट फ्री पावर मिलेगा। अगर आप सोलर पैनल लगाते हो तो ऑब्वियसली आपका जो डिस्कॉम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है वो तो यूज़ करेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं आपका जो यूनिट है वो फ्री हो रहा है। उस हिसाब से इन्होंने कहा है फ्री होगा, मतलब वो 18,000 रुपये 3 यूनिट, मतलब 18,000, लगभग 18,000 रुपये आपके बच जाएंगे। तो ये अगर आप पेपर पढ़ते होंगे तो उस पर ये आई हुई थी ये आर्टिकल, जिसमें कहा गया था कि ये जो है ना पीएम रूफटॉप सोलर पैनल, इस पे हम 1 करोड़ फैमिलीज को, हाउस होल्ड्स को सोलर पैनल इंस्टॉल करवाएंगे। ठीक है, और इसका कॉस्ट लगभग 1 लाख करोड़ पड़ सकता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेप्रोसी। नाम सुना है आपने लेप्रोसी का? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग आपने नाम सुना होगा। कुष्ठ रोग, आप जब बाहर निकलते होंगे तो आप कुछ लोगों को देखते होंगे जिनके बॉडीज पे बम्प्स आए हुए रहते हैं, वो थोड़े से रेडिश से होते हैं। आप उनको देख के थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये एक टैबू है, अनटचेबिलिटी का भी कारण है कि छूने से वो कुष्ठ रोग हमें भी हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, वो रोग छूने से नहीं फैलता है। ठीक है, तो लेप्रोसी डे हाल में ही मनाया गया था 30 जनवरी को, जब हमारे बापूजी का पुण्यतिथि हुआ था उसी दिन। क्योंकि हमारे जो बापूजी थे वो लेप्रोसी के लिए बहुत सारे कैंपेन ऑर्गेनाइज करवाते थे और उन्होंने बहुत लोगों का भला किया था, तो इसीलिए उस दिन हम वर्ल्ड लेप्रोसी डे भी बनाते हैं। तो इस बार का थीम क्या था? कुष्ठ रोग को हराए, कुष्ठ रोग मारता है, कुष्ठ रोग को मारो और मार डालो, कुष्ठ रोग को हराया जा सकता है। तो इसका थीम था बीट लेप्रोसी। क्या था थीम? कुष्ठ रोग को हराए। मैंने जैसा आपको बताया कि लास्ट संडे ऑफ जनवरी 30 जनवरी को हर साल महात्मा गांधी के डेथ एनिवर्सरी पे हम वर्ल्ड लेप्रोसी डे बनाते हैं। इस बार का थीम था बीट लेप्रोसी। लेप्रोसी को
हांसन डिजीज भी कहते हैं, और एक बैक्टीरिया से फैलता है, जो बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है, और ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मैंने बताया था ना कि अब ये ना बम्स और रेडनेस आ जाते हैं, और ये ना आपका नर्वस सिस्टम, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट और आइज वगैरह को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, ये ड्रॉपलेट्स की वाया फैलता है, और अभी हाल में इसके पे आर्टिकल्स भी आ रही हैं कि इसका ट्रीटमेंट हम MDT से करेंगे, मल्टीपल ड्रग थेरेपी से करेंगे। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। UCC सुना है? UCC मैंने आपको कहा है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आप बता दीजिए क्या है UCC, और ये हाल में ही किसी एक स्टेट में इम्प्लीमेंट होने वाला है। किस राज्य में UCC लागू होने की संभावना है? देखिए गोवा में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, तो गोवा मत सोचिएगा। अब बताइए आप, ये उत्तराखंड में है। अब आप बताइए UCC क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैंने आपको बताया है कि जब कुछ समझ में ना आए तो आप उसको तोड़िए। यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए, सिविल मतलब हमारा सिविल लोग हैं, और कोड मतलब सेट ऑफ रूल्स, तो मतलब सबके लिए बराबर रूल्स, सेट ऑफ रूल्स सबके लिए बराबर, तो यही है UCC। ओके, तो अभी हाल में चर्चा है में है क्योंकि ये उत्तराखंड जो है UCC इम्प्लीमेंट करने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने आपको सपिंद मैरिज के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर में ये सपिंद मैरिज बैंड है। सपिंद मैरिज मतलब मदर्स के लाइन से 3 जनरेशन तक और फादर्स के लाइन से 5 जनरेशन तक मैरिज बैन है। तो ये सपिंद मैरिज है, ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में बैन है। तो मैंने बहुत सारे एक्ट उस दिन बताए थे, हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, तो ये सब ना अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग एक्ट्स है। तो इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है सिस्टम को, इसीलिए यूनिवर्सल सिविल कोड लाने की बात की जा रही है उत्तराखंड में। तो इस पे कमेटी भी बनी थी जिसका हेड किया था सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज ने, रंजना प्रकाश देसाई ने, और उन्होंने हाल में ही CM को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि UCC क्या होता है, तो वो एक नॉर्मल कॉमन लॉ होता है जो सारे रिलीजियस कम्युनिटी को पे एप्लीकेबल होगा, मतलब आप किसी भी धर्म से जुड़े हो आप पे वो लॉ बराबर पे बैठेगा। ठीक है, और ये आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो DPSP है उसमें आता है। तो ये देखो आज के आर्टिकल में आया हुआ था 5 मेंबर कमेटी, जो मैंने यहाँ पे है ये लिखा हुआ है कि 5 मेंबर कमेटी बैठाई गई थी कि ये बिल लाया जा सकता है कि नहीं लाया सकता है राज्य में, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है स्टेट मिनिस्टर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। FCRA पढ़ा है, देखा है, बताओ क्या है? जो FCRA है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, उसका फुल फॉर्म क्या है, वो क्या है? देखो नाम तो बिल्कुल सेम सा लग रहा है, आप तो आप एडमिशन भी नहीं कर पाओगे, आपको जानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पे आके तो रुकोगे ही। गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित FCRA का अर्थ क्या है? विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, विदेशी अनुबंध विनियम अधिनियम, विदेशी अनुसंधान विनियम अधिनियम, विदेशी कार्बन विनियम अधिनियम। जब क्वेश्चन बनाते हैं ना तो ऑप्शन पुट करने में ना थोड़ा सा लग जाता है, एग्जॉस्टिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ऐसा सोच के बनाते हैं ना कि बच्चे भी कंफ्यूज हो जाए। अगर आपको पता भी होगा ना तब भी आप अभी कंफ्यूज होगे। किसमें कंफ्यूज होगे मैं बताऊंगी। आप करेंसी में कंफ्यूज होगे और कंट्रीब्यूशन में कंफ्यूज होगे, कहीं ना कहीं आप इसको काट दोगे कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। बताइए क्या होगा? जी हाँ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विदेशी अनुसंधान विनियम अधिनियम। ये क्या होता है ना, 1976 में जब इमरजेंसी लगा था तो इंदिरा गांधी की सरकार को लग रहा था, और हो सकता है ऐसा हो कि जो फॉरेन कंट्रीज है वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको डोनेशन दे रही है, जिसके चलते हमारा जो पीस और सिक्योरिटी है उस पर थ्रेट पैदा किया जा सकता है। इसीलिए FCRA लाया गया ताकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडिया पे, अगर उनको फॉरेन डोनेशन मिल रही है तो हम उस पर रेगुलेशन लाएंगे, हम उसको अपने स्क्रूटिनी में रखेंगे। तो ये है FCRA। ठीक है, तो ये रेगुलेट करता है फॉरेन डोनेशन को, और ये आया था 1976 में ड्यूरिंग इमरजेंसी। और कोई भी एसोसिएशन, ग्रुप या NGO जो फॉरेन डोनेशन रिसीव करता है ये सारे उसके स्क्रूटिनी में आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये ना इस तरह का आर्टिकल हमेशा आएगा कि कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया जाएगा FCRA का अंडर में। तो आपको ये नहीं जानना कि किसको बंद कर दिया गया है, किसके ऊपर लागू हो रहा है, आपको बस इतना जानना है कि FCRA क्या है और कब आया, क्यों आया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटीरिम बजट, ये ना पीछा नहीं छोड़ने वाली है आपका। तो अभी इंटीरिम बजट आया था
उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम एक हाई लेवल कमेटी का गठन करेंगे। किसके लिए गठन करेंगे आप ये बताइए। वित्त मंत्री ने वर्ष 24-25 के अंतरिम बजट भाषण के द्वारा निम्नलिखित में से किसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति की गठन करने की घोषणा की है? ऑप्शंस तो सब लग रहे हैं कि अभी तो सब न्यूज में है। हायर एजुकेशन हमेशा ही रहता है, मैंने आपको भी बताया था कि एशियर की रिपोर्ट आई हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। मैंने कल के क्लास में आपको बताया था सर्वाइकल कैंसर के बारे में। आप बताइए किससे कॉज होता है ये, और अभी बहुत न्यूज में भी है, उन सब पे ध्यान नहीं देना, बस बताइए कि किससे कॉज होता है। फिर पॉपुलेशन और काउंटर कार्बन एमिशन। कार्बन हमेशा आ रहा है, मैंने ये कल बताया था ना आपको। सीबैम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं देखा है तो कल के क्लास में जाके देखो। सीबैम ये पॉपुलेशन से संबंधित है, ठीक है, जनसंख्या से संबंधित है। तो गवर्नमेंट एक हाई पावर्ड कमेटी फॉर्म करेंगी ताकि देखेंगे जितने भी चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि हमारा इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो अभी नंबर 1 पे है, तो उससे अगर पॉपुलेशन होगा तो ऑब्वियसली चैलेंजेस आएगी। तो क्या चैलेंजेस आएगी उसको देखने के लिए कमेटी बनी है। ये आज का आर्टिकल था, एडिटोरियल था, उसमें इस एडिटोरियल में ये कह रहे थे कि आप सर्वे ला रहे हो, आप ये सब ला रहे हो, आप सेंसस लाओ ना। 2021 में आने वाली थी, 2024 आ गई, पर अभी तक सेंसस नहीं आई है। 2011 के ही डाटा पे, जो पुरानी सेंसस है उसी के डाटा पे अभी भी सारे पॉलिसीज और स्कीम्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो आप सर्वे वगैरह मत करवाओ, कोई भी सर्वे जो है वो सेंसस को कंस्टिट्यूट नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल आई थी, पूरा आर्टिकल में लगभग यही लिखा हुआ था, तो उससे संबंधित मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। 2024 पेरिस ओलंपिक्स के टॉर्च बेरर इंडिया से कौन होंगे? आपके ऑप्शंस हैं ये, आप आंसर बताइए। हाल ही में किस भारतीय को वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक्स, इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि 2024 में ओलंपिक्स पेरिस में होगा, के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, सचिन तेंदुलकर, पीटी उषा। सचिन तेंदुलकर को तो आप ऐसे एलिमिनेट कर दोगे क्योंकि आपको लग रहा है कि ये सब कहीं ना कहीं ओलंपिक्स के खिलाड़ी रह चुके हैं, सचिन तेंदुलकर जी नहीं थे तो इनको हटा देते हैं। अब बताइए। जी हाँ, इसका आंसर है अभिनव बिंद्रा। ये है अभिनव बिंद्रा जी, शूटिंग लेजेंड है, पहले भारतीय जिन्होंने गोल्ड मेडल लाया था, तो वो उनको 2024 के टॉर्च बेरर बनाया गया है। झारखंड बहुत न्यूज में रहा है। अब इसके पॉलिटिक्स के पीछे मत जाइएगा कि हेमंत सोरेन को जेल में जाना पड़ गया, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैम है, लैंड स्कीम है, और अभी बहुत सारा इशू हो रहा है, फिर चंपा सोरेन जी सीएम बने हैं। ये सब टेक्निकलिटी में आपको पॉलिटिक्स में नहीं जाना, इंटरेस्ट के लिए आप जान सकते हो, बट अगर कोई भी राज्य न्यूज में रह रहा है तो आप सब कुछ जानेंगे। उसकी लोकसभा सीट कितनी है, उसकी राज्यसभा सीट कितनी है, उसके असेंबली सीट्स कितनी है, वो यूनिकैर्मल है कि बाइकैर्मल है, गवर्नर का नाम क्या है, आपको ये सब जानना है, ठीक है। तो बताइए झारखंड में लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स कितनी है? झारखंड राज्य में विधानसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 81 है, और ये यूनिकैर्मल है, ठीक है। तो चंपई सोरेन जी हैं, इन्होंने अभी ओथ लिया है, और झारखंड आपको ही पता है बिहार का पहले एक हिस्सा था, बट ये 28 स्टेट बना टूट करके। कब बना? ये बना नवंबर 15, 2000 को। बीपीएससी वाले बिल्कुल मत भूलना, ये ना बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट भी नहीं है, ये तो बिल्कुल हाथ में आने वाली फ्रूट है। अगर ये डेट भूल जाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं। 15 नवंबर 2000, और ये है चंपा सोरेन जी, आपको नमस्कार कर रहे हैं। फिर हाल ही में पार्टनर कंट्री कौन था सूरजकुंड क्राफ्ट मेला में? सूरजकुंड क्राफ्ट मेला हर साल होता है, फरीदाबाद में हरियाणा में होता है। अभी हाल में इस साल जो हुआ है उसमें हमारी जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उसका इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। इसका थीम स्टेट गुजरात था। अब बताइए कि इसका पार्टनर कंट्री कौन सा था, बताइए। सूरजकुंड शिल्प मेले में संरक्षक देश कौन से थे? तंजानिया, फ्रांस, यूएस, दक्षिण कोरिया। देखिए कल का क्लास अगर आपने अटेंड किया होगा तो मैंने साउथ कोरिया से रिलेटेड बताया था कि 38 डिग्री पैरेलल करता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को। फिर यूएस का मैंने बताया था कि MQ-9B ड्रोन खरीद रहा है इंडिया यूएस से। फ्रांस प्रेसिडेंट हमारे यहाँ इस बार रिपब्लिक डे में गेस्ट ऑफ ऑनर थे। तो बचा तंजानिया, है ना। ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगर मान लो कि आपको लग रहा है कि यार कुछ ना कुछ तो न्यूज में रहा है, अगर आपको पता था कि ये सब न्यूज क्यों रहा है तो कहीं ना कहीं आप एलिमिनेट कर दोगे ना। तो तंजानिया था पार्टनर कंट्री सूरजकुंड मेला में, ठीक है। ये हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी हैं, ये इनॉग्रेट कर रही हैं। 37वां सूरजकुंड मेला हुआ था हरियाणा फरीदाबाद में, ठीक है। ये सूरजकुंड डिस्ट्रिक्ट जो फरीदाबाद में, वहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था। ये 2 से 18, इतना जानना की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली हमारा जो कल्चर और
जो भी हेरिटेज है उसको हम शोकेस करते हैं। थीम कंट्री गुजरात था और पार्टनर स्टेट तंजानिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन स्टॉप सेंटर स्कीम किस मिनिस्ट्री की है? ये भी न्यूज में था अभी। वन स्टॉप सेंटर स्कीम, फिर एलिमिनेट करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा तुक्का लगा के बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए वन स्टॉप सेंटर मतलब एक ही जगह पे आपको सब कुछ सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो किस चीज़ से है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। जो भी महिलाएं हैं जो हिंसा का शिकार हो जाती हैं, जितनी भी महिलाएं हैं उनको यहाँ पे हेल्प मिलेगा इस स्कीम के अंडर में। ठीक है, तो अभी हाल में ही कहा गया है, बताया गया है कि ऐसा 700 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस में हम लोगों ने स्टैब्लिश किया है। ठीक है, उसमें हम इमीडिएट इमरजेंसी रिलीफ प्रोवाइड करवाएंगे, मेडिकल, लीगल या फिर साइकोलॉजिकल, ऐसी महिलाओं को जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं। ओके, ऐसा सेंटर हर अभी तक 700 डिस्ट्रिक्ट में अक्रॉस द कंट्री खोला जा चुका है। तो आपको स्कीम जानना है कि स्कीम किस लिए बना है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसका जो फंडिंग है वो निर्भया फंड से आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जैसे मैंने अभी बताया कि द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया सूरजकुंड मेला। अभी हाल में ही हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर्स जनरल कॉन्फ्रेंस में गए थे और उनका वहाँ पे इनॉग्रेट किया था। ये ऑर्गेनाइज हुआ था दिल्ली में। तो आपको ना नज़र रखना है कि हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या इनॉग्रेट कर रहे हैं, वो सब चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। तो उन्होंने इनॉग्रेट किया है दिल्ली में, उसका थीम क्या होगा आप बताइए। राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन 2024 का विषय क्या है? मैंने आपको बताया ये दिल्ली में हुआ, मैंने आपको बताया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इनका इनॉग्रेशन किया। अब आप बताइए कि इसका थीम क्या था। एक ना कॉमन परसेप्शन होता है कि जो सबसे लंबा ऑप्शन होता है ना वही होता है। कभी कभी सही हो जाता है, कभी कभी गलत हो जाता है। यहाँ पे सही है। क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी, न्याय वितरण में सीमा पार चुनौतियां। तो मैंने बताया आपको पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है CLEA जो है कॉमनवेल्थ अटॉर्नी सॉलिसिटर्स जनरल कॉन्फ्रेंस। अब बताइए कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ और इसका थीम क्या था? क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी। और ये जो है इसमें जितने भी अटॉर्नी जनरल्स हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज से। तो ये था आज का सेशन। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए टेक केयर और पढ़ते रहिए।